अताउल्लाह तारड़ साहब, अब ईद के बाद जो बार बार बात की जा रही है और ये ऑन सो मेनी ओकेजन्स पास्ट में भी हमने देखा है कि इस किस्म की किसी तहरीक का तस्करा हुआ, लेकिन इसमें संजीदगी का एलिमेंट कितना है वो शायद एपीसी बुलाने के हवाले से बिलावल साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को बार बार कहना पड़ता है कि आप जरूर शामिल हों, अगर आप शामिल नहीं हुए तो ये नाकाम हो जाएगी, फिर फायदा नहीं होगा। सो ऐसा क्या है, क्या तहरीक है, पार्लियामान के अंदर है, बाहर है, सड़कों पर आ रहे हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे भाई फारूक हबीब साहब ने जो बात की इसको क्लियर कर दूं कि जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से और इसहाक डार साहब के हवाले से बिल है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, जिसे जो है वो मुश्तरका कानूनी मावनत का बिल है कि कोई भी मुल्क, और सादिया साहिबा ये पूरा मसवदा मैंने पढ़ा है, कोई भी मुल्क आपके मुल्क में या आप किसी भी मुल्क में जो शख्स किसी भी क्राइम में किसी भी तरीके से या तो मतलूब है या एज अ विटनेस रिक्वायर्ड है या वैसे रिक्वायर्ड है, उस पे कार्रवाई की जा सकेगी। उसका फैटिफ से कोई ताल्लुक नहीं है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का। वो एक फैशिस्ट बिल है, उसको हम अपोज करेंगे, कर रहे हैं। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था, जो एंटी टेररिज्म रिलेटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का बिल था, उस पर हमने एतराज नहीं उठाया, राइटली नहीं उठाया, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था। बाकी जिन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, वो भी दूर होने चाहिए, हम उनको भी दूर करेंगे। मगर बहुत सारे लोग शो देख रहे होते हैं और एक अवाम की राय भी बनती है, तो काइंडली जो टीटी है, इसको टेलीग्राफिक ट्रांसफर कहते हैं, आपकी सारी फॉरेन रेमिटेंसेस स्टेट बैंक के चैनल के थ्रू मुल्क में आती हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू मुल्क में आती हैं, आपका ज़र मुबादला इससे बढ़ता है। तो काइंडली टीटी को अलग रहने दीजिए, वो एक फॉरेन टेलीग्राफिक ट्रांसफर है। असल मसला टेरर फाइनेंसिंग का है, असल मसला दहशतगर्दी से मुतल्लिक जो फाइनेंसिंग होती है उसका है। तो काइंडली इसको पॉलिटिकल ना बनाएं, ये पॉलिटिकल है नहीं और वो आपके कहने से पॉलिटिकल बनेगा नहीं। दूसरी बात, जो नैब की आपने बात की, आपने अगर आईने पाकिस्तान पढ़ा हो तो अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेप करे खुदा ना खास्ता या मर्डर करे या डिकॉइटी करे और उसको सजा हो जाए तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन आईने पाकिस्तान में 5 साल है। मैं इस पे नहीं जाता कि कोई मसवदा था कि नहीं था, बट काइंडली आईने पाकिस्तान को भी देख लें, डिस्क्वालिफिकेशन आइन में दर्ज है। दूसरी बात ये कि नैब के हवाले से किसने इनसे एनआरओ मांगा है, कब मांगा है, किसने कहा है। हमारे केसेस तो रिलेट ही नहीं करते पब्लिक मनी से, ना उसमें चीनी का मामला है, ना आटे का मामला है, ना बिजली का मामला है, तो एनआरओ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है, ये गलत परसेप्शन है, इसको दुरुस्त होना चाहिए। अब आइए, बड़े बड़े अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जी, मैं इस्लामाबाद मौजूद था ना जी, और मैं अपने जो पार्टी की टीम है उसको असिस्ट भी कर रहा था मुख्तलिफ मामलात के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि वो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा था कि कंडीशन लगाई है, तो उसका शाहिद खान साहब ने जवाब दिया था कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो मैं अब इससे आगे क्या कह सकता हूँ कि हमने कोई चीज मशरूत नहीं की, एंड गवर्नमेंट की टीम को मुकम्मल बाएतमाद तरीके से मुकम्मल तौर पे ये क्लियर करवा दिया गया था कि हमने कोई चीज किसी चीज के साथ मशरूत नहीं की है, और ये बता दिया गया था। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज्यादती है। बाकी जहां तक बात है JUIF की, नहीं की, राइट सर, मुझे राइट मूविंग ऑन मुझे एक और चीज पे भी, अभी फारूक हबीब साहब का पहले मौकफ जान के फिर आपकी तरफ भी आते हैं। फारूक हबीब साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आप तारड़ साहब को? क्विकली कर दें, फिर मुझे सादिया बात ये है, सादिया बात मैं आपको ये बात देखें, बात ये है 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 5 साल जो है वो नून लीग की हुकूमत रही। क्या इनको जो नैब अमेंडमेंट थी, जो ये अपना मसवदा लेकर आए, जो फारूक एच नाइक ने बनाकर और PMLN ने उसके ऊपर स्टैंप लगाकर उसके ऊपर अपनी आमादगी जाहिर करके इन्होंने जब जमा करवाया, तो क्या नैब का मसवदा इनको उसी वक्त याद आया था जब ये हम फैटफ के बिल्स पास कर रहे थे? अगर फैटफ के बिल्स को लिंक नहीं किया तो ये स्पेशल कमेटी का बायकॉट क्यों करके आए शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी लोग? फिर उसके बाद अगर जब नेशनल असेंबली इसको पास कर रही थी तो वहां पर जो है वो नो की आवाजें किसने लगाई? यही सारी ऑपोजिशन उसको अपोज कर रही थी। फिर एक बाबरकत रात आती है, रातों रात जो है इनको पता चलता है कि अब हम पीछे रह गए हैं, पूरी कौम के सामने मुंह छुपाना हमें मुश्किल हो गया है। फिर ये अगले दिन जो है वो पीछे जो है वो 100 प्याज 100 वाली जो मसाल है वो मैं देना नहीं चाहता, फिर ये पीछे आए उसको पास करने के लिए। इन्होंने जो कौमी मफाद के आगे जाती मफाद को आगे रखा है, कौमी मफाद को इन्होंने जाती मफाद के ऊपर हावी नहीं किया। क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वजीर आज़म साहब की जो काबीना है उस पे बड़े एतराज़ात उठते थे, मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी
सादिया प्लीज, ऐसे पीएम्स ने जो रेजिग्नेशन दिया, सादिया मुझे 30 सेकंड दे दें और जी मुकम्मल कर लें। सादिया मुझे 30 सेकंड दे दें। इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, देखें इन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बिल की बात की। देखें कौम को गुमराह नहीं करना चाहिए, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के हमें सीधी बात करनी चाहिए। मामला यह है फैटफ की रिक्वायरमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आपके मुल्क के अंदर ये रेसिप्रोकल है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई आपके मुल्क में बैठ के जो है वो दहशतगर्दी करता है या कोई बाहर से बैठ के आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दों की मददगार साबित होता है, तो हमारे पास एक कानून मौजूद होगा। ये उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं कि साहबदार को लाने के लिए वापस कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ये भी फैटफ की रिक्वायरमेंट है। भी उसके अलावा मेरी दो बातों का जवाब दे दें। इन्होंने टीटीज, एक मिनट अता साहब 1 मिनट दे दें आप, 1 मिनट मुझे दे दें, मैंने वो सारा बिल पढ़ा है, हमारी जिम्मेदारी है, मैं बड़ा डिटेल से बात कर रहा हूं, आपसे जरा सुन लें। आपने बात की टीटीज की, एक मिनट सादिया, इन्होंने टीटीज की बात की, मुझे आप ये बताएं, हम उन टीटीज की बात कर रहे हैं जो बेनामी टीटीज हैं। महबूब अनवर पापड़ वाला कभी लंदन गए ही नहीं है, वो वहां से टीटियां भेज रहे हैं। वो इस किस्म की टीटियां तो टेरर फाइनेंसिंग के जुमरे में आती हैं, जिनका पता ही कोई नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, वो सारी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के, सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर 17 अरब रुपया उन टीटी से आ गया। मुझे अगर आप अर्ज करने दें, बात सुन लूं फारूक हबीब साहब, फिर मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना हो जाए। आपने अगर आपने ये देखा हो सारा मामला, तो नैब का बिल आप लेके आए, हम नहीं लेके आए, जिसमें चेयरमैन की एक्सटेंशन वाला शेख थी। नंबर 2, अगर आपने वो 48 सफ़ों का फैटिफ का डॉक्यूमेंट पढ़ा हो जिसमें फैटिफ की रिक्वायरमेंट्स दर्ज हैं, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बिल के अंदर ये नहीं लिखा कि जो टेररिज्म एक्टिविटी होगी वो कवर होगी। उसमें पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का जिक्र है, कोई भी जुर्म उसमें आ सकेगा। दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग की यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, मेरी बात सुन ले, मुझे मुकम्मल करने दें। यूनाइटेड नेशंस की जो डेफिनेशन है, जो हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, उसके अंदर ये दर्ज है कि मनी लॉन्ड्रिंग वो है जहां प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जहां जुर्म शामिल है। तो काइंडली बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग रखें, इसमें बिजनेसमैनों को तबाह ना करें, मईशत पहले तबाह हो चुकी है। आप लोग फैटिफ की गार में सियासी इंतकाम मत लें, जो फैटिफ की रिक्वायरमेंट्स हैं हम फुलफिल करेंगे, मुल्क की सलामती की खातिर करेंगे, मगर काइंडली इसमें अपने सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना मत बनाएं। चलें, आप कह रहे हैं कि सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए अनफॉर्चुनेटली दूसरा टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रही थी, वज़ीर आज़म की कैबिनेट में मौवनीन खसूसी और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया, वो आपसे नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब और फ़ारूक हबीब साहब। अगले सेगमेंट में हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो मौजूद होंगे, और मुल्क में जो कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी आई है, लेकिन ईद उल अज़हा की तातीलात जो है वो बड़ी क्रूशल किरदार जो है वो अदा कर सकती हैं, और आवाम पे डिपेंड करता है कि वो कैसा इन दिनों में इस मामले को, इस वबा को संजीदगी से लेते हैं। मुल्क में जो कोरोना केसेस हैं उनमें बतदरीज कमी हो रही है। हुकूमत कहती है कि हमारा जो स्मार्ट लॉकडाउन था वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुआ है, लेकिन ये जो ईद की तातीलात के दिन हैं ये बहुत ज़्यादा अहम ठहराए जा रहे हैं। डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में डॉक्टर जनरल अजहर महमूद कयानी साहब मौजूद हैं, एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RIC, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ करूँ तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो रीज़न्स थे या वो क्या मुहर्रिकात थे जिसके बाद आज हम, बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन चीज़ है कि केसेस में कमी देख रहे हैं? ये एक तो आई थिंक स्मार्ट लॉकडाउन वाली बड़ी अच्छी बात थी, और एक जो सबसे परेशान कुन बात हुई थी पिछली ईद उल फितर पे जो सर्ज आया था, उसमें परेशानी थी कि और ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगा और बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी। लेकिन आई थिंक सम ऑफ द अदर ये जो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और हेल्थ मिनिस्ट्री की जो पॉलिसी थी और डॉक्टर्स हजरात की, पैरामेडिक्स की मेहनत इसमें शामिल थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह ताला ने मदद की कि इसमें उस हिसाब से फैलाव नहीं आया जिस तरह की बाकी दुनिया में हो रहा है और इंडिया में जैसे चल रहा है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कंपैरेटिवली लोअर साइड पे रहा, और अभी आज के दिन अगर आप फिगर्स देखें तो उस हिसाब से बहुत थोड़े पेशेंट्स कल शामिल हुए, लेस दैन 1000, और डेथ भी 27 के करीब हुई हैं। और जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे बड़े कम मरीज़ हैं अभी। टोटल आई थिंक हमारे मेन सेंटर में 12 मरीज़ है, जिसमें 2 वेंटिलेटर पे और 10 जो है वो SOPs पर अमल दरामद, ये बुनियादी वजह आप समझ रहे हैं। इसमें से सबको क्रेडिट जाता है, मीडिया को क्रेडिट जाता है, गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है,
मेडिकल प्रोफेशनल्स को क्रेडिट जाता है कि इसमें जो SOPs थी और उसमें जो एहतियाती तदाबीर थी उसने बड़ा रोल प्ले किया है। उसमें जो मास्क का पहनना और हाथ धोना, वॉश करना साबुन से, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो ऐसी चीज़ें थी। देन गवर्नमेंट का कि वो जो पब्लिक प्लेसेस थे उनको बंद करके रखा और वहाँ पे रश वश नहीं हुआ। वो जो वाइड स्प्रेड होता है कि इसमें से जो लास्ट ईद पे था, जब एकदम से सब मार्केट्स खुल गई, उसमें हमने वो काफ़ी परेशान कन हालत थी। और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। होपफुली आई थिंक लोग इस पर अमल करेंगे।